बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल को डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल स्टार्ट की थी, जिसमें हमने मेथनॉल की प्रिपरेशन को डिस्कस कर लिया था। आज के इस टॉपिक के अंदर हम एथेनॉल टू कार्बन अल्कोहल जो है उसकी प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे एथेनॉल जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। अब ये फर्मेंटेशन क्या चीज़ है? फर्मेंटेशन एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि सर्टन एंजाइम्स की मौजूदगी में होता है। और ये एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? ये एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसा कि यीस्ट। तो फर्मेंटेशन क्या चीज़ है? एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि सर्टन एंजाइम्स की मौजूदगी में होता है। और ये एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? ये एंजाइम्स सेक्रीट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बायोकेमिकल प्रोसेस विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टन एंजाइम्स secreted by microorganisms such as yeast is called as fermentation। उसके बाद एसेंशियल कंडीशंस हैं फर्मेंटेशन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर फर्मेंटेशन। तो इसमें एसेंशियल कंडीशन सबसे पहले ऑप्टिमम टेम्परेचर है, कि इसमें टेम्परेचर कितना रिक्वायर होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 25 से 35 डिग्री रिक्वायर होता है। इससे अगर टेम्परेचर अबव हुआ तो आपके जो एंजाइम्स होंगे वो इनएक्टिव हो जाएंगे। सेकंड जो एसेंशियल कंडीशन है वो प्रॉपर एरेशन है, यानी जहाँ भी आप फर्मेंटेशन कर रहे होंगे तो उसके अंदर एयर का जो सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद थर्ड है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, कि जो भी आपका सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए बल्कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव। अगर ये प्रिजर्वेटिव आपके सॉल्यूशन में मौजूद हुए तो ये प्रिजर्वेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं होने देंगे। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होंगे तो एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। और फर्मेंटेशन के लिए एसेंशियल कंडीशन होती है कि उसके फर्मेंटेशन जो है वो हमेशा किसकी मौजूदगी में होती है? एंजाइम्स की मौजूदगी में होती है। तो एसेंशियल कंडीशंस कौन सी होगी? ऑप्टिमम टेम्परेचर, प्रॉपर एरेशन यानी प्रॉपर एयर की मौजूदगी होनी चाहिए जहाँ भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपका कंसनट्रेटेड नहीं होना चाहिए। अगर कंसनट्रेटेड हुआ तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे। और लास्ट है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव, कि आपका जो भी सॉल्यूशन है उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी ऐसा मीडियम नहीं होना चाहिए जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने से रोके। तो ये हमारी एसेंशियल कंडीशंस हैं किसकी? फर्मेंटेशन की। अब पाकिस्तान के अंदर जो एथेनॉल को प्रिपेयर किया जाता है वो किसकी फर्मेंटेशन से प्रिपेयर किया जाता है? फर्मेंटेशन ऑफ मोलेस, स्टार्च, ग्रेन्स और फ्रूट जूसेस। तो हमने जो इस सिलेबस में देखना है वो मोलेस और स्टार्च की फर्मेंटेशन देखनी है। सबसे पहले देखते हैं कि फ्रॉम मोलेसिस। मोलेसिस क्या चीज़ होती हैं? मोलेसिस ये एक रेजिड्यू होता है। जब हम शुगर केन जूस से शुगर बना रहे होते हैं, शुगर केन जूस से शुगर बना रहे होते हैं, तो जब शुगर केन जूस से शुगर क्रिस्टलाइज हो जाती है उसके बाद जो रेजिड्यू बच जाता है उस रेजिड्यू को हम क्या कहते हैं? मोलेस कहते हैं। शुगर केन जूस से जब शुगर क्रिस्टलाइज कर ली जाती है तो क्रिस्टल शुगर को अलग कर लिया जाता है, बाकी रेजिड्यू बच जाता है, गैंग बच जाता है। उस रेजिड्यू को हम क्या कहते हैं? मोलेस कहते हैं। द रेजिड्यू obtained आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कंसनट्रेटेड शुगर कैन जूस इज कॉल्ड एज मोलेस। ये हमारे पास मोलेसिस हैं, मोस्टली डाइसैकराइड्स होते हैं। तो इनको वाटर के साथ इनका सॉल्यूशन बनाया जाता है, इन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए हम क्या चीज़ ऐड करते हैं? यीस्ट ऐड करते हैं। अब जब इन्वर्टेज एंजाइम और यीस्ट की प्रेजेंस के अंदर ये मोलेस जो है वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा इनटू टू मोनोसेक्राइड शुगर्स, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये देखें, टोटल इसमें 12 कार्बन है, तो 6 कार्बन ये ग्लूकोज की और 6 कार्बन ये फ्रुक्टोज की। उसके बाद टोटल ये 22 हाइड्रोजन ये हैं और 2 हाइड्रोजन वाटर वाली, तो टोटल 24 होगी। तो 12 हाइड्रोजन ग्लूकोज में आ गई और 12 हाइड्रोजन फ्रुक्टोज में आ गई। इसी तरह O11, 11 ऑक्सीजन ये हैं और एक ऑक्सीजन ये वाटर वाले, तो टोटल 12 ऑक्सीजन होगी। तो 6 ऑक्सीजन ग्लूकोज में और 6 ऑक्सीजन फ्रुक्टोज में। याद रहे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मालिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज में कीटोन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि मोलास का वाटर के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम, तो हमें प्रोडक्ट कौन से मिल गए? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, यानी मोनोसेक्राइड मिल गई। अब सिंपली मोनोसेक्राइड जो है ये इसकी रिडक्शन हो जाएगी किसकी मौजूदगी में? जाइमेज एंजाइम्स की मौजूदगी में रिडक्शन होगी। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे विद द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
याद रहे, एल्डिहाइड की जब भी रिडक्शन हो तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। अब ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, और ये सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है क्योंकि ये मोनोसेक्राइड ली हुई है हमने। तो मोनोसेक्राइड की रिडक्शन किस मौजूदगी में होगी? जाइमेज की मौजूदगी में। और क्या चीज़ बनेगी? एथानॉल बनेगा। तो सबसे पहले हमने ग्लूकोज बनाई, ग्लूकोज की जाइमेज की मौजूदगी में रिडक्शन हुई, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? एथानॉल में, विद द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस है, लिबरेट हो जाएगी और ये हमें एथानॉल जो है वो मिल जाएगा। इस तरह स्टार्च है, स्टार्च से किस तरह प्रिपेयर किया जाता है? ये स्टार्च है C6H10O5। इसमें वाटर, बल्क अमाउंट में वाटर ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डायस्टेज एंजाइम। ये कन्वर्ट होता है माल्टोज के अंदर, C12H22O11। अब देखें, दरअसल हमारा मकसद ये होता है कि जो हमने रिडक्शन करवानी होती है वो मोनोसेक्राइड की होती है। अब स्टार्च है पॉलीसेक्राइड, तो पॉलीसेक्राइड को पहले हमने यहाँ माल्टोज में कन्वर्ट किया, ये डायसेक्राइड में कन्वर्ट हो गया। फिर डायसेक्राइड को हम मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करेंगे और मोनोसेक्राइड की हम रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल मिल जाएगा। तो स्टार्च पॉलीसेक्राइड है, सो वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन करवा के डायस्टेज एंजाइम की मौजूदगी में हमने माल्टोज में कन्वर्ट किया, और माल्टोज एक डायासेक्राइड है। अब ये माल्टोज का वाटर के साथ जब रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम और यीस्ट की मौजूदगी में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज में ब्रेक हो जाएगा, और ग्लूकोज कौन सी शुगर है? मोनोसेक्राइड है। और मोनोसेक्राइड की सिंपली जो रिडक्शन है, मोनोसेक्राइड की रिडक्शन से, ठीक है जी, ये मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड की सिंपली रिडक्शन करेंगे दोबारा तो क्या चीज़ बन जाएगी? वो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा, यानी एथानॉल बन जाएगा, जो कि हमने लास्ट में भी स्टेप में देखा था। तो ये देखें, ये ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज का स्टेप फिर वही होगा, जाइमेज एंजाइम्स की मौजूदगी में क्या चीज़ बन जाएगी? एथानॉल बन जाएगा। सिंपली हमने दो मेथड देख लिए, मोलेज से। मोलेज से क्या होगा कि इन्वर्टेज एंजाइम की मौजूदगी में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा, ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की मौजूदगी में ब्रेक होके क्या चीज़ बना देगा? एथानॉल बना देगा। इस तरह स्टार्च से, स्टार्च वाटर की मौजूदगी में ब्रेक होगा पहले डायसेक्राइड में, डायसेक्राइड कन्वर्ट होगा मोनोसेक्राइड ग्लूकोज में, और ग्लूकोज की जाइमेज एंजाइम्स की मौजूदगी में रिडक्शन होगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एथानॉल में। अब इस प्रोसेस में जो हमें अल्कोहल मिलता है, ये अल्कोहल सिर्फ 12% प्योर इसमें अल्कोहल होता है। ठीक है, यानी फर्मेंटेशन में हमें जो अल्कोहल मिलता है वो 12% होता है, और ये बहुत हद तक मैक्सिमम भी चला जाए तो 14%। इसके बाद जो है ये हमें 14% से ज़्यादा अल्कोहल ऑब्टेन नहीं होता। क्यों अल्कोहल ऑब्टेन नहीं होता? क्योंकि इसके बाद जो इंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। यानी 12% जो है अल्कोहल हमें obtained होता है इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ये 14% से एक्सीड नहीं कर सकता। इसकी रीज़न ये है कि हमें परसेंटेज ज़्यादा लेने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि उसमें से वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाए। तो वाटर को इवेपोरेट करने के लिए जब हम टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो उससे क्या होगा, इसमें एंजाइम्स जो होंगे वो इनएक्टिव हो जाएंगे। तो इस वजह से हमें मैक्सिमम जो अल्कोहल है वो 14% मिलता है जब हम फर्मेंटेशन करते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, बार बार डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्टिलेशन से वाटर लैदा हो जाता है, और ये जो 12% है इसको हम लैदा निकालते रहते हैं, और हमें जो है 95% प्योर अल्कोहल मिल जाता है। इस अल्कोहल को हम कहते हैं रेक्टिफाइड सिपरेट। रेक्टिफाइड सिपरेट क्या होता है? जिसके अंदर 95% अल्कोहल हो। अब इस 95 को हम 100% भी कर सकते हैं, या 99.99% भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम डिस्टिलेशन करेंगे दोबारा, इसको हम कहते हैं रीडिस्टिलेशन। लेकिन इसमें हम एक कंपाउंड ऐड करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। देखिए हमारे पास ये जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी में वाटर ऐड है, हमने वाटर को रिमूव करना है किस तरीके से? अगर हाई टेम्परेचर देंगे तो हाई टेम्परेचर से एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसकी रीडिस्टिलेशन करेंगे और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर देंगे। कैल्शियम ऑक्साइड के ऐड करने से क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल, ऐसे अल्कोहल जिनमें 99.99% जो अल्कोहल हो, वो कैसे मिलेंगे हमें? बाय रीडिस्टिलेशन। और किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। जो हमें 95% यानी रेक्टिफाइड सिपर मिला है, इसकी दोबारा रीडिस्टिलेशन करेंगे और इसमें क्या चीज़ ऐड कर देंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और हमें एब्सोल्यूट अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने एथानॉल की प्रिपरेशन देखी। सबसे पहले फर्मेंटेशन क्या होता है, उसकी कंडीशंस, उसके बाद मोलेसिस क्या होते हैं, मोलेसिस के कैसे प्रिपेयर किया जाता है, स्टार्च, स्टार्च से प्रिपरेशन कैसे होती है, और एंड पे हमने देखा कि 12% 14 से एक्सीड नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। तो मैक्सिमम परसेंटेज हासिल करने के लिए हम डिस्टिलेशन करते हैं,
95% अल्कोहल को हम रेक्टिफाइड सेपरेट कहते हैं, और 100 या 99.99% अल्कोहल को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। वो कैसे प्रिपेयर होता है? बाय रीडिस्टिलेशन ऑफ रेक्टिफाइड सेपरेट इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक्स। अल्लाह हाफिज़।